सलीबी जंग जो है वो किसके नतीजे के तौर पे हुई कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है वो फतह कर लिया किसको, फ़लस्तीन को, बैतुल मक़दस को। तो तीसरी जो जंग है वो 1189 से लेके 1192 तक हुई, ठीक है। ये भी 3 साल ही चली। तीनों सलीबी जंगें जो है वो 3-3 साल ही आप देख रहे हैं कि ये जो है वो 3-3 साल तक रही। तो थर्ड क्रूसेड में अब जो उसका पर्पस था वो क्या था? पर्पस बहुत सिंपल था कि भाई अब ये जो इलाका बैतुल मक़दस का जो है वो बैतुल मक़दस को दोबारा से आज़ाद करवाना है, जो उन्होंने पहले आज़ाद करवाया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मुसलमानों के पास आ गया। अब फिर से पर्पस पैदा हुआ कि अब फिर से इसे मुसलमानों से क्या करवाना है जी, आज़ाद करवाना है। तो ये सबसे मेन था। अब दोबारा से चर्च जो है वो एक्शन में आया। चर्च एक्शन में आया तो उस टाइम पे पॉप जो यूजीन थर्ड था, जैसे सेकंड भी क्रूसेड के अंदर था, तो इसने क्या किया जी, दोबारा से अनाउंसमेंट कर दी। पूरे के पूरे यूरोप के अंदर अनाउंसमेंट हो गई कि भाई, और हर तरफ पे एक आग लग गई। क्या आग लग गई कि मुसलमानों ने जो है वो बैतुल मक़दस फतह कर लिया, मुसलमानों ने बैतुल मक़दस हासिल कर लिया, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है बैतुल मक़दस हासिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि दोबारा फतह करना है तो दोबारा से आर्मी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से हर जगह कहा गया और एक बड़ी जो है वो दोबारा से आर्मी जो है वो तैयार हो गई। ऐसे में क्या हुआ जी कि 3 बड़े बड़े जो बादशाह थे यूरोप के वो सामने आ गए। जब ये बातें सारी की और पॉप की तरफ से ये ऑर्डर्स मिले कि अब आपने जो है वॉर करनी है, और ये वॉर तो सीधी जन्नत की वॉर है, तो अब इसका मतलब ये है आपको सामने आना है। तो 3, एक फ्रांस का बादशाह सामने आया, फिलिप ऑगस्टन, ठीक है। दूसरा जो इंग्लैंड का बादशाह था रिचर्ड द लॉयन हार्टेड, रिचर्ड इसका नाम था और इसको द लॉयन हार्टेड कहा गया कि बहुत ही शेर दिल, रिचर्ड शेर दिल, कि ये शेर दिल शख्स था, यानी सबसे बहादुर अगर इन तीनों में से कोई था तो वो यही था, रिचर्ड लॉयन हार्टेड। और एंड में माना जाता है कि ये फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भी दोस्त भी बन गया, या कुछ में माना जाता है और कहीं पे कहा जाता है कि भाई सिर्फ सुलह हुई, ठीक है। और थर्ड जो था वो जर्मनी का था, फेडरिक फर्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो फेडरिक था, इस फेडरिक ने सबसे पहले जो है वो मूव किया और साइप्रस पहुंचा। साइप्रस यानी कब्रस जो है यहां पहुंचा। यहां अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो यहां पे आपको नजर आएगा कि ये जो छोटा सा जजीरा है ये है साइप्रस का जजीरा। तो यहां पे सबसे पहले पहुंचा। इसने कहा सबसे पहले जो है वो मुझे पहुंचना है और मुझे जो है वो खाना खाना है वहां पे। तो खैर 3 बादशाह बड़े बड़े जो है वो जब निकले तो इनकी फौज फिर आप अंदाजा कर लें जो है वो कितनी फौज होगी और कितनी फौज जो है वो ये लेके वहां से निकले होंगे, ठीक है। तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक इनकी जो फौज थी वो 6 लाख थी, यानी 6 लाख की दोबारा से फौज। अब पहले क्रूसेड के अंदर 13 लाख की फौज थी, दूसरे के अंदर आपने देखा 9 लाख की फौज थी, और अब थर्ड क्रूसेड के अंदर आप देखें तो दोबारा से 6 लाख की फौज तैयार होगी। इतनी बड़ी फौज दोबारा से जो है वो लेके निकल आए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि फेडरिक ने जो है वो मूव किया, और यहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जब ये खबर मिली तो मैंने आपको कहा कि वो पूरी रात जो है इबादत में गुजारी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फेडरिक जो है वो बेचारा यहाँ पे पहुंचा, लेकिन यहाँ पे पहुंच के तो उसने यहाँ पे मुहासरा भी किया, लेकिन उसको पहले जो है वो अपने ही यहाँ पे कुछ लोगों से जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि वो जो है उसका साथ नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जो है उसने यहाँ पे मुहासरा किया, लेकिन मुहासरा किया क्या, मुहासरा इकरा का मुहासरा करना था। यहाँ पे अगर आप देखें, जिसको मैंने लास्ट में कहा था, ये जो अकरा था, ये अकरा का सबसे इंपॉर्टेंट किला था, क्योंकि समंदर के किनारे था और वो समंदर से आ रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि वो समंदर के किनारे ही यहाँ पे से फतह कर सकते थे कि इसे मुसलमानों से हमने हासिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेज करना था, लेकिन उससे पहले फेडरिक जो है वो इसका इंतकाल हो गया, माना जाता है। ये दरिया के अंदर जो है वो डूब गया, दरिया पार करते हुए, और इसका इंतकाल हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो है जी अब ये 2 नहीं बल्कि 6 लाख की यहाँ पे जो क्रूसेड आर्मी है। और उसके बाद जी अकरा का जैसे मैंने कहा सेज हो गया क्रूसेडर्स की तरफ से, बाकी भी सारे के सारे पहुंचे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि सलाहुद्दीन अयूबी ने जो दुआ की भी थी, तो उसके नतीजे के तौर पर समंदर के अंदर जो है वो एक शदीद किस्म का तूफान भी आया, और उस तूफान के नतीजे के तौर पर जो रिचर्ड की जो फौज थी, ठीक है, जो रिचर्ड था उसकी जो फौज थी, जो इंग्लैंड का बादशाह था, उसको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। इवन वो खुद जो है वो बहुत मुश्किल से बचा उस समंदर के तूफान से, लेकिन फिर भी वो यहाँ पहुंचा और आके उसने जो है वो अकरा का मुहासरा किया बाकी फौज के साथ। और इस तरह से जो है वो पहला जो है वो उनका जो मुहासरा था वो अकरा शहर का था। अब जरा आपने जरा हालात को समझना है, क्या हालात बनते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि एक साइड पे अकरा जो है वो उसका मुहासरा किया हुआ है समंदर की साइड से। किसने किया जी? वो किया सलीबियों ने, यानी यहाँ पे सलीबी फौज आके बैठ गई 6 लाख के करीब। और अगर मार मार के जो इतने हालात से पहुंचे हैं तो कर करके 3 लाख या 2.5 लाख तो होगी। अब 2.5-3 लाख की फौज यहाँ पे पहुंची, और दूसरी साइड पे आप अंदाजा करें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास जो है वो टोटल जो है वो 1,000 की फौज, 20,000 की फौज है, और वो भी बेचारी जो है इतनी ज़्यादा शहीद हो चुकी है। अब ऐसे में सुल्तान को ये बात मालूम थी कि भाई इतना आसान नहीं होगा अकरा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और ना ही यहाँ पे 6 लाख की फौज को यहाँ पहुँचने से रोकना भी बहुत मुश्किल काम था। इसलिए अब सुल्तान अपनी हिकमत अमली बना रहे थे। तो ऐसे में जो है वो सुल्तान ने फिर जो है वो एक डिसीजन लिया, और माना जाता है कि सुल्तान का डिसीजन क्या था कि यहाँ पे जो सलीबी हैं उनको अकरा में फंसाए रखे।
और क्योंकि यहाँ पे सब इतनी ताकत लगा दी जाए अकरा के अंदर कि सलीबी ये समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुसलमानों का यही किला है और सारे मुसलमान यहीं पे जमा किए हुए हैं, यानी सारी आर्मी यहीं पे है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा तो सलीबियों को हम जो उनकी जो टेक्टिक्स हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, वो टेक्टिक्स क्या हैं? गुरिल्ला वॉर। तो गुरिल्ला वॉर के थ्रू ये जो इतनी बड़ी आर्मी है इसको तोड़ा जाएगा। एक तो ये खुद भी आधी मरेगी और खुद जो है ना गुरिल्ला वॉर के थ्रू इनके अटैक किए जाएंगे, छोटे छोटे अटैक्स रात में, दिन में, हर टाइम पे जो है वो, तो इसको तोड़ा जाएगा। जब ये टूटेगी तो उसके बाद जो है फिर हम इनके मुकाबले में आएंगे प्रॉपरली और फिर जो है ये आगे भी अगर बढ़ेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। और ये प्लान जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कामयाब रहा। गो के प्लान कामयाब रहा, लेकिन जो है इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि जो अकरा है वो जो है वो हाथ से निकल गया। तो तकरीबन 2 साल जो है वो माना जाता है कि अकरा का मुहासरा रहा, 2 साल। अब आप अंदाज़ा करें 2 साल में जो है मुसलसल यहाँ पे जंग लगी रही, यानी एक साइड पे जो है वो अकरा है, दूसरी साइड पे जो है वो यहाँ पे अकरा और यहाँ पे जो है वो सलीबी सलाहुद्दीन बैठा हुआ और यहाँ पे बीच में जो है वो बैठे हुए हैं जी सलीबी। तो यहाँ पे जो है मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो 2 साल तक कोशिश की इस अकरा को जो है वो कुमक पहुँचाने की। कुमक यानी कि जो पीछे से जो है वो सामान रसद जो होता है वो पहुंचाना वॉर के अंदर। तो वो 2 साल तक यहाँ पहुंचता रहा, खबरें यहाँ मिलती रहीं और यहाँ पे जो है वो इसको फतह होने से बचाए रखा। इस दौरान इन 2 सालों में जो रिचर्ड है उसकी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इवन यहाँ तक कि रिचर्ड की फिर बातचीत भी स्टार्ट हो चुकी थी। आदिल जो है वो भाई था, ठीक है जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का, तो इसके साथ जो है वो रिचर्ड की बातचीत स्टार्ट हो चुकी थी कि किसी तरह से ये मसला हल हो, क्योंकि इतना लंबा हो गया कि अब रिचर्ड को इस बात का यकीन नहीं था, क्योंकि वो खुद बूढ़ा हो चुका था कि अब ये तो किसी तरह मेरी मौत के ऊपर ही खत्म होगा। तो एक साइड पे जो है फिर सेज स्टार्ट हुआ था जी 11 अगस्त 1189 को, यानी सेज ये स्टार्ट हुआ और ये तकरीबन 92 तक जो है वो चलता रहा। 3 साल जो है वो चलता रहा। एक साइड पे गाय ऑफ लुजियान है और दूसरा फिलिप जो है वो भी साथ में जो है वो शामिल है, यानी कि तीनों बादशाह इस टाइम पे जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। तीनों फ्रांस के नहीं बल्कि गाय ऑफ लुजियान यहाँ पे जो है मौजूद था। तो उसको जो है मैंने कहा था सुल्तान अय्यूबी ने छोड़ दिया था और इस शर्त पे छोड़ा था कि ये दोबारा शख्स कभी वापस जंग पे नहीं आएगा अय्यूबी के सामने, लेकिन ये फिर वापस आ गया। और फिलिप फ्रांस का बादशाह और रिचर्ड, तो तीनों फौजें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और तीनों फौजें यहाँ पे जो है वो उन्होंने मुहासरा किया हुआ है अकरा का, और सुल्तान जो है इनको यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान क्या हुआ जी, मैंने जैसे कहा कि रिचर्ड की और अय्यूबी की बातचीत भी हुई, लेकिन अय्यूबी की डायरेक्टली कुछ बातचीत हुई, ज़्यादा जो है वो आदिल उनका जो भाई था उससे बातचीत हुई। इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार हो गए और शदीद किस्म के बीमार हुए, यहाँ तक कि सुल्तान बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ बिस्तर पर बैठे हुए ऑर्डर्स दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल से ना नींद है ना और कुछ है, सिर्फ ऑर्डर्स हैं और ये पता चल रहा है फलां जगह अटैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो 2 साल का इतना लंबा जो है ये मुहासरा और इसके नतीजे के तौर पे एक बड़ी आर्मी जो है वो यूरोप की, यानी कि जो सलीबियों की जो आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और एक बड़ी आर्मी जो है वो यहाँ पे मौत के घाट भी उतरी। अब ऐसे में हौसले पस्त होना शुरू हो गए, क्योंकि गोरिल्ला टैक्टिक्स जो हैं वो तो मुसलसल चल रही थी। अब जब गोरिल्ला टैक्टिक्स चल रही थी तो इसका मतलब ये है कि जो कमांडो थे, ठीक है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, वो अपना मुसलसल काम कर रहे थे। तो ऐसे में जो है फिर रिचर्ड द लायन हार्टेड जिसे माना गया, ठीक है, लायन का हार्ट था लेकिन वो अपना दिल छोड़ बैठा अब, और उसे ये यकीन न रहा कि अब वो ये वॉर जीतेगा। ऐसे में उसने क्या किया जी, उसने वही चाल चली जो कि हर सलीबी चलता है। उसने जो उसकी बहन थी जो जंग पे साथ आई हुई थी अपने मंगेतर के, जोआना जिसका नाम था, तो उसने क्या किया, जोआना को भेज दिया आदिल को फंसाने के लिए। ठीक है, कहा कि भाई जो हमारी निगोशिएशंस हैं वो तो चल रही हैं, यानी जो बातचीत है वो तो हो रही है मुसलमानों से, तो जोआना तुम ऐसा करो कि किसी तरह से आदिल को उससे अलग कर दो। यानी जब आदिल अलग होगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से तो फौज उसकी टूट जाएगी। तो उसने क्या कहा जी कि तुम खूबसूरत हो, तुम जाके फंसाओ आदिल को। तो वही जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते थे, अब आप अंदाजा करें। लेकिन और फिर माना जाता है कि इन दोनों के बीच में इवन अफेयर भी चला, जोआना के बीच में और आदिल के बीच में। सिर्फ यहां तक एक इशू रहा कि आदिल ने कहा तुम मुसलमान हो जाओ और मैं तुमसे शादी करूंगा, इसने कहा मैं मुसलमान नहीं हो सकती, तुम जो है अपना मजहब छोड़ दो। और इस बात के ऊपर फिर बेचारों की शादी भी नहीं हो सकी। लेकिन खैर आदिल जो है वो आखिरी टाइम तक जो है वो अपने भाई के साथ यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो है वो सच्चा रहा। तो ये जो टेक्टिक थी वो भी जो है वो फेल हो गई रिचर्ड द लायन हार्टेड की। इस दौरान रिचर्ड खुद बीमार हो गया और माना जाता है कि जब रिचर्ड बीमार हुआ तो उसकी तीमारदारी के लिए जब सुल्तान को ये बात पता चली तो सुल्तान ने वॉर रोक दी कि भाई जब बादशाह बीमार है तो मैं कैसे वॉर करूंगा। तो इसलिए फिर यहां माना जाता है कि सुल्तान अय्यूबी खुद जो है वो रिचर्ड के पास गए और वहां जाके उसका हाल अहवाल पूछा और उसे कहा कि मैं अपना तबीब जो है यानी अपना जो हकीम है वो तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हारा इलाज करेगा। इस बर्ताव से रिचर्ड जो है बहुत मुतासिर भी हुआ, लेकिन जंग फिर भी चलती रही। अब गपशप भी हो रही है इनके बीच में, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो जंग वहीं पे है, क्योंकि जंग मजहब की है। बात समझ रहे हैं ना, जंग इस्लाम की है और ईसाइयत की है, इसलिए जंग मुसलसल चल रही है।
फिर क्या हुआ, 2 साल के बाद जब रिचर्ड ने देखा कि यहाँ पे हालात ख़राब हैं और पूरी आर्मी उसकी जो है बीमार हो गई और यहाँ पे एक हालात इस तरह के बन गए कि अब उसे लगा कि शायद मैं ये जीत ना सकूँ, तो उसके बाद खैर क्या हुआ कि अकरा जो है वो फतह हो गया। ठीक है, अकरा जो है वो फतह कर लिया। आखिर ये जो यूरोपियंस थे सलीबी जो है उन्होंने अकरा को फतह किया और अकरा को फतह करने के बाद वहाँ पे जो है फिर वो वहाँ से मुसलमान निकले। उसके बाद क्या हुआ, अकरा को फतह किया गया तो अब अगले जो शहर थे वो शहर तो आसान थे क्योंकि अकरा सबसे टफ था। अब अगले शहरों को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल था। अब सुल्तान अयूबी ने क्या किया कि क्यों, अब वो जो चाहता था कि एक लंबा टाइम मिले वो टाइम तो मिल गया, यानी 2 साल तो मिले। अब क्या किया सुल्तान अयूबी ने, जब देखा कि हालात फिर भी उसके कंट्रोल में नहीं, आर्मी फिर भी काफ़ी बड़ी है और उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, तो आखिर क्या किया, अब यहाँ मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे जो है ये जेरूशलम, इसका मतलब इसको बचाना था, इसको बचाना था। तो ये जो अकरा है यहाँ पे इसको तो फतह किया गया, उसके बाद यहाँ पे पहुँचना था। तो उसके बाद जो अगली वॉर हुई वो हुई यहाँ पे योफा के अंदर। ये जो आपको यहाँ शहर नज़र आ रहा है इसको योफा या जफ़ा कहा गया। ठीक है, ये दोनों इसके नाम है। तो ये जो जफ़ा है 8 अगस्त 1192 को जो है, यानी 8 अगस्त को जो है वो 1192 को यहाँ पे जंग हुई और ये एक डिसीजन मेकिंग या फाइनल वॉर जिसे कहा जाता है, ये एक फाइनल वॉर थी मुसलमानों की और ईसाइयों के बीच में, ये थर्ड क्रूसेड के अंदर। लेकिन इससे पहले हुआ क्या, इससे पहले ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे जो छोटे छोटे शहर मौजूद थे, सुल्तान ने क्या हुक्म दिया अपनी आर्मी को कि उनको गिरा दिया जाए। अब आप अंदाज़ा करें सुल्तान ने क्या हुक्म दिया कि उनकी जो दीवारें हैं उनको गिरा दिया जाए और वहाँ से जितनी आर्मी है उस सारी आर्मी को जो है वो जमा किया जाए बैतुल मक़दस के अंदर। क्योंकि सुल्तान की मोहब्बत इतनी थी कि सुल्तान किसी सूरत ये चाह नहीं सकता था कि बैतुल मक़दस उनके हाथ से निकले, इसलिए उन्होंने कहा कि जब अगर हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फौज रखेंगे इन शहरों के अंदर तो इनको प्रोटेक्ट करना तो मुश्किल है, ये तो फिर भी जो है वो दुश्मन के कब्जे में चले जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि यहाँ के किलों को गिरा दिया जाए और सीधा जो है वो यहाँ पे सारे के सारी आर्मी को बुला लिया बैतुल मक़दस के अंदर कि यहाँ पे आप आओ, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जफ़ा की वॉर हुई और जफ़ा की वॉर के बाद जो है वो बैतुल मक़दस का जब मुहासरा किया गया, ठीक है, तो बैतुल मक़दस का मुहासरा हुआ। तो अब यहाँ पे फिर क्या हुआ जी, बैतुल मक़दस के मुहासरे में जब देखा रिचर्ड द लायन हार्टेड ने कि भाई यहाँ पे तो अब कुछ नहीं होना, क्योंकि अब सारी आर्मी यहाँ पे जमा, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, रिचर्ड की अपनी हालत ख़राब, उसकी आर्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ऐसे में जो है फिर रिचर्ड ने जो है वो डिसाइड किया कि भाई एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो फिर माना जाता है कि जफ़ा की फाइनल वॉर में उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और साथ में जो सुल्तान अयूबी की जो टेक्टिक थी वो कि उसे नुकसान हुआ बाकी शहरों के किले गिराने का, लेकिन बैतुल मक़दस को बचाना सबसे अहम मकसद था, वो उसमें कामयाब हुआ। और इस तरह से एक ट्रीटी जो है वो एक ट्रूस साइन हुआ और ये जो ट्रूस है वो साइन हुआ 2 दिसंबर 1192 को। ठीक है, 2 दिसंबर 1192 को ये साइन हुआ और रिचर्ड जो है वो यहाँ से वापस चला गया इंग्लैंड। ठीक है, तो इस तरह रिचर्ड जो है वो नाकाम वापस लौटा। अब नाकाम भी नहीं कह सकते और कामयाब भी नहीं कह सकते, क्योंकि कामयाबी हासिल की, अस्करा को हासिल किया, ठीक है, जफ़ा को हासिल किया, तो इसका मतलब कहीं कामयाबी मिली, लेकिन जो असल पर्पस था वो था बैतुल मक़दस तक पहुंचना या बैतुल मक़दस तक आना सलीबियों का, तो वो सलीबी उसमें नाकाम रहे। ठीक है, तो सलीबी उसमें नाकाम रहे। उस तरह एग्रीमेंट के बाद वो वापस चले गए। सलाउद्दीन अयूबी ने जो कसम खाई हुई थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बैतुल मक़दस दोबारा से ईसाइयों को नहीं दूंगा, तो वो कसम जो है वो पूरी हो गई, या वो जो आंसू जो मस्जिद अक्सा के अंदर बहाए हुए थे वो जो है वो बच गए। ऐसे में फिर क्या हुआ जी, रिचर्ड वापस चला गया और अयूबी ने अब यहाँ पे जो है फिर कुछ टाइम जो है वो गुजारा और उसके बाद जो है वो माना जाता है 4 माह के बाद जो है वो उसका इंतकाल हो गया दमिश्क के अंदर, क्योंकि यहाँ से दमिश्क चला गया। तो 4 मार्च 1193 को जो है वो ये अजीम जर्नैल मुसलमानों का जो है वो इस दार फ़ानी से एक बीमारी के बाद जो है वो रुखसत हो गया। और माना जाता है कि दमिश्क में जब ये खबर पहुंची तो दमिश्क के लोग बहुत रोए, क्योंकि वो जानते थे सुल्तान अब पूरी ज़िंदगी जंगों में लड़ा रहा और कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस ने हिम्मत की और साथ में जो है वो बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया। हीरो था मुसलमानों का, ज़ाहिरी बात है। और आप अंदाज़ा करें मुसलमानों का हीरो था, लेकिन जब इसको दफनाने के लिए लेके गए तो इसके पास कफन के पैसे नहीं थे। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि अयूबी को दफनाया जाता। तो ऐसे में फिर जो है वो माना जाता है कि जो उनके साथी थे उन्होंने चंदा करके जो है वो पैसे जमा किए और इनको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दफनाया। और यहाँ तक कि अपना घर तक नहीं था सुल्तान के पास, इतना अजीम लीडर था, इतना अजीम कि मुसलमानों को बैतुल मक़दस फ़तह करके दिया। और अब फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आए और बैतुल मक़दस फ़तह हो कि जो उसके हालात बने हुए हैं।